जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है उसके एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे ना। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं 10 पॉइंट आपका 1 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बात आ रही है आपके पास क्या 10.12 की। देखिए क्या है आपके पास 10.12, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे 10.12 10 दशमलव आपके पास क्या 1 2। इसमें क्या दिया गया आपके पास, इसमें 3 भाग है। पहला हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें से 10.12 का पहला क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है क्यों। साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड और हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन। चलिए हम बात करते हैं इस समय क्लोरोबेंजीन क्या है। अगर बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग से क्या लगा हो, कम से कम आपके पास एक हाइड्रोजन परमाणु अगर लगा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या अल्टरनेट करके क्या है आपके पास एक आंतर क्रम इस तरह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये होता है आपके पास क्लोरोबेंजीन। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। तो ये क्या है भाई, साइक्लोहेक्सिल मतलब ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है और इसी के साथ लगा हुआ आपके पास Cl लगा हुआ है। दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले बात आती है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लिया जा रहा है। ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग नहीं बल्कि आप लोग साइक्लोहेक्सेन कहेंगे इसमें। और ये है क्या क्लोरीन, इसको हम लोग कहते हैं भैया क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन के साथ साथ अगर इसको अगर हम बात करें तो आपके पास क्या ये है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड देखिए बात यहां पे आ रही है, अगर हम लोग इन दोनों के बारे में बात करें तो आपको ये पता है कि यहाँ पे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के पास अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होते ना। अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के पास आपके पास क्या देखा जाए, ये बॉन्ड बनाने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे शेष बचे होते हैं जो लोन पेयर की तरह कार्य करते हैं। है यहाँ भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं, आपके पास क्या हैलोजन परमाणु है, यहाँ भी आपके पास क्या होगा ऐसे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बिल्कुल बाहरी को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। इनमें से ये जो क्लोरीन परमाणु है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह की भांति व्यवहार कर सकता था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो ये क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिजोनेंस होने के कारण, रिजोनेंस मतलब हो गया ये क्लोरीन परमाणु जो होता है बेंजीन रिंग में अगर देखा जाए तो ये जो एकांतर क्रम में जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है वो क्या होते हैं, टूटते हैं। और इस कार्बन परमाणु पे अगर इस समय देखा जाए, बिल्कुल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना। जब बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा भाई, ये इस तरह से रिजोनेंस हम लोग पढ़े थे, तो ये पाई बॉन्ड टूट करके कुछ इस तरह से आता है। अगर हम लोग ये देखें तो भैया इनके और इनके बीच इस प्रकार से एक डबल बॉन्ड का आपका आंशिक रूप से डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। एक तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या हो, डबल बॉन्ड न होने के कारण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में जो है वो इस कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड नहीं है, अर्थात इसके पास संकरण क्या हो गया भाई, इसके पास संकरण sp3 है। और यहां पर अगर संकरण इस कार्बन परमाणु पर देखें तो इस कार्बन परमाणु पर आपको sp2 संकरण दिखाई पड़ रहा है। और जब यहाँ sp2 संकरण है तो स्वाभाविक सी बात आपको लग रहा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है रिजोनेंस के कारण क्या होता है, ये क्या होता है डबल बॉन्ड बना लेता है, आंशिक रूप से द्विबंध का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर अगर एस लक्षण देखा जाए तो आप लोग एस लक्षण को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस लक्षण कितना है, एस लक्षण बराबर आपके पास 33.33% है। पी लक्षण अगर देखा जा रहा है तो पी बराबर आपके पास कितना भैया, पी लक्षण आपके पास 66 पॉइंट आपके पास क्या 6 और 7% यहाँ पे पी लक्षण है। जबकि हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो एस लक्षण कैसा है भैया, हम लोग एस लक्षण निकाल सकते हैं, पी लक्षण क्या है। तो एस लक्षण की अगर हम बात करें तो एस लक्षण कितना हो गया, एस बराबर आपके पास क्या 25% है, और पी लक्षण आपको कितना मिलेगा, वो आपको 75% मिलेगा। देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, एस लक्षण बढ़ने के साथ साथ मतलब किसी भी परमाणु में वो क्या होते हैं, ये आपके पास कह सकते हैं क्या बॉन्ड जो होते हैं वो पास आते जाते हैं, अर्थात उस बॉन्ड को तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होने लगती है। तो ये ध्यान रखना है
कि भैया कार्बन और हैलोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है वो आंशिक रूप से द्विबंध होने के कारण इस बॉन्ड को तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होगी। अर्थात ये क्या होगा, दूर की तरफ, अर्थात क्या होगा पास, ये क्लोरीन परमाणु बाहर की ओर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह की भांति व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, ये क्लोरीन परमाणु रेजोनेंस न होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह की भांति व्यवहार करेगा, जिसके कारण इसके आबंध की लंबाई भी बड़ी हो जाएगी। और जब आबंध की लंबाई ज्यादा है तो इसका मतलब इसका ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा है, जबकि यहाँ पर आपके पास क्या, इनके और इनके बीच की आबंध की लंबाई कम है, अर्थात ध्रुवीय प्रकृति जो होगी उनकी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास बताया ये जा रहा है कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड जो होता है उसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच का ये जो आबंध है उसके आबंध की लंबाई ज्यादा होती है, जिसके कारण ये अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का या फिर कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो आबंध है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, और छोटा होने के कारण क्या होता है, ये कम ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि भाई आपके पास क्या सिद्ध कीजिए कि आपके पास क्या जो क्लोरोबेंजीन होती है उसका द्विध्रुव आघूर्ण, उसका जो म्यू है भैया, म्यू इज इक्वल टू है क्या, म्यू जो है वो क्या लेस देन म्यू ऑफ क्या भैया आपका साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, इसके म्यू का मान जो होगा वो कम होगा, किससे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। ठीक है, तो एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दें, क्या है आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु जो है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण पास क्या, कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड हुआ है ध्रुवीय मतलब क्या होता है, पास पास है, अर्थात आंशिक रूप से डबल बॉन्ड है। जबकि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं पाया जा रहा है, अर्थात इस आबंध की लंबाई ज्यादा होगी और इस आबंध की लंबाई कम होगी। तो इससे ये सिद्ध होता है, यहाँ पे एस लक्षण आपके पास 25% मिल रहा होगा, यहाँ एस लक्षण आपके पास क्या 33% मिल रहा है। तो ये सभी चीजें आपको ये बता रही हैं कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड जो होता है वो अधिक ध्रुवीय होगा, जबकि आपके पास क्या होगा, जबकि जो आपके पास क्या क्लोरोबेंजीन होगा वो क्या होगा, कम ध्रुवीय होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। इसकी ध्रुवीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी भैया, ध्रुवीय प्रकृति जो होगी आपके पास म्यू जो होगा इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके पास, क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि भैया एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं। चलिए बात करते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड क्या है भाई, ये एल्किल हैलाइड R और R के साथ लगा X है, बिल्कुल वो ध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय प्रकृति मतलब क्या होता है, ऐसा कोई अणु जिनमें दो अलग अलग परमाणु हैं, तो इनके क्या किसी एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, जिसके कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसकी वजह से भी इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। और वे क्या, जो इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या ओवरऑल अगर ये अणु देखा जाए वो कैसा है, ध्रुवीय है, क्योंकि इनमें दो ध्रुव का निर्माण हो रहा है, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। और जबकि आपके पास एल्कोहल भी, सॉरी हमारे पास बात आ रही जल की, तो जल में भी एक कंडीशन है, जल यहाँ पर H है और यहाँ पे आपके पास H है, इसका भी आपके पास क्या होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन की ज्यादा, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इधर की तरफ, तो जो म्यू आएगा उसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार का होता है, म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा भैया, म्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, अर्थात ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि भैया जितने भी आपके पास ध्रुवीय विलायक होते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान प्रकार की चीजें जो होती है समान प्रकार के विलायकों में क्या होते हैं, मिश्रणीय होती है या फिर क्या घुल जाती है, लेकिन ये चीजें इनके ऊपर निर्भर, सॉरी इन पे फॉलो नहीं करता। रीजन क्या है, यहां पर भैया क्या इनके अंदर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें पाया जा रहा है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया भी था आपके पास क्या O हो गया, O के साथ आपके पास H यहाँ पर है, फिर आपके पास H है, फिर अगला H2O अणु वगैरह ऐसा है। तो H2O अणु ऐसे बहुत सारे H2O अणु जो होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे H2O के जल के अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, और ये हाइड्रोजन बंध जो होता है वो मजबूत है, हाइड्रोजन बंध ये मजबूत है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिला, ये भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, और इसके पास इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती है कि वो क्या करे, इनके हाइड्रोजन बंध को तोड़ दे और उनके साथ आकर के जुड़ जाए।
इसलिए जो होता है एल्किल हैलाइड जो होता है वो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। अर्थात अगर जल में घोला जाएगा तो भैया एल्किल हैलाइड अलग रहेगी और जल अलग रहेगा। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमारे पास बात आ रही एल्किल हैलाइड की, तो हमने आपको बताया था ये, जैसे ये लिखा आपका CH3 है X है, या फिर क्या CH3Cl है, चलिए CH3Cl है, फिर आपके पास आता है CH3 CH2 और ये Cl है। यहाँ पे आपके पास देखा जा रहा है तो CH3 हो गई, CH2 हो गया और CH2 हो गई, और ये बना आपके पास क्या Cl। तो यहां पर आपके पास क्या है, ये एक जल विरागी भाग, हाइड्रोकार्बन कहीं पर लगे होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन जल विरागी होता है, और जब ये जल विरागी भाग बढ़ रहा है तो इस प्रकार से इनकी जो होती है आपके पास क्या विलेयता जो होती है वो जल में लगातार क्या होती है वो घटती जाती है। हो सकता है ये कुछ मिश्रणी हो, लेकिन आपके पास क्या जैसे जैसे आपके पास क्या जल विरागी भाग बढ़ता जाएगा इनकी विलेयता जल में क्या होगी वो कम होती जाएगी। फिलहाल अभी तक अगर देखा ये जाए तो ये एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं, क्योंकि इसमें जल विरागी भाग भी है, हालांकि ध्रुवीय प्रकृति का है, फिर भी आपके पास क्या इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि जल के अंदर पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन बंध है वो इनके द्वारा वियोजित हो जाए। अतः इस आबंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण आपके पास क्या एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जल में अमिश्रणीय होते हैं। क्लियर होगा, बिल्कुल सही है। आइए अब अगली बात करते हैं हम लोग भैया, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे इस तरह से नोट्स में से सॉल्व कर लेंगे। बात अगली आती है, यहाँ पे ये कहा गया है ऐसा क्या कारण है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बेंजीन है, सॉरी जो आपके पास क्या ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है, तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसमें जल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन एकदम जायज है। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है, हमने आप लोग को पढ़ाया था धातुओं के साथ अभिक्रिया, अर्थात व्हेन एनी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है, मतलब क्या हो गया, जब कोई एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइड भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ अपक्रिया करता भैया, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है, तो यह क्रिया कहलाती है आपका क्या भैया, ये ग्रिग्नॉर्ड अभिक्रिया कहलाती है, और बनता क्या आपके पास ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या है। हमने आपको बताया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है R और X है, ठीक है, एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइड। चलिए हम लोग एरिल हैलाइड की भी बात कर लें, एल्किल हैलाइड हो या फिर एरिल हैलाइड हो ना, इनकी अगर अपक्रिया हम लोग क्या कराते हैं भैया, मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या प्लस मैग्नीशियम धातु, तो मैग्नीशियम धातु के साथ अगर अपक्रिया कराई जा रही है तो क्या होगा, तो आपको हमने ये बताया था इनकी संयुक्ता, मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 होती है। अपक्रिया में हम लोग क्या लेते भैया, यहाँ पे जल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्वेश्चन में भी ये पूछा गया, ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी ये कह रहा है क्या ऐसा क्या कारण है, यहाँ पे लेते हैं शुष्क ईथर, शुष्क ईथर लिया जा रहा है, और शुष्क ईथर लेने का क्या कारण है भाई, शुष्क ईथर है, तो शुष्क ईथर लेने का खाली एक कारण ये होता है, ये वैलेंसीज की 2 होती, तो हमने बताया भैया क्या, ये बॉन्ड बीच में से तोड़िए और Mg को बीच मिला करके क्या कीजिए लगा दीजिए, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, और धातु प्रकृति, तो मैग्नीशियम क्या होगा आपके पास, इस प्रकार से बॉन्ड टूटेगा और मैग्नीशियम इन दोनों के बीच आकर के इस तरह से क्या होगा लग जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनने वाला जो कंपाउंड बना वो बना आपके पास R, और R के साथ आया आपके पास Mg, और Mg के साथ हमने लगा दिया X, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जबकि यहां क्या बनेगा, ये बनेगा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, बिल्कुल आपके पास है Mg और Mg के साथ आ गया X, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड है बन चुका। लेकिन अगर हम लोग क्या करते, इसके साथ अगर हम लोग जल का प्रयोग करते, अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन में जल आती तो बिल्कुल क्या होता है, इनका जल अपघटन हो जाता। जल अपघटन मतलब होता है जल की उपस्थिति में किसी चीज का भी किसी अणु का वियोजित होना, वो कहलाता है आपका जल अपघटन। तो चलिए देखते हैं जल अपघटन कैसे हो रहा है, बॉन्ड टूटेगा भाई, बिल्कुल देखो H2O टूटा किसमें भी है, H2O टूटा पास H+ आयन में और OH माइनस चार्ज में। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, इनके और इनके बीच आपके पास आयनिक बंध है जो अपेक्षाकृत मजबूत होता है, और यहाँ पे कुछ सहसंयोजक प्रकृति है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और ये बॉन्ड क्या होगा इस प्रकार से टूटेगा कि कार्बन पर मैग्नीशियम धातु है तो धातु पे धन आयन, अधातु है ऋणायन, जल किसके पास, H किसके पास जाएगा, H जाएगा R के पास, और OH किसके पास जाएगा Mg के पास। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है, बनेगा आपके पास R
और R के साथ आकर के लग गया H, अर्थात ये बनते हैं एल्केन। और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा पास Mg, Mg के साथ एक पास X है और OH आकर के लग गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इसी प्रकार से अगर हम यहां बात करते हैं तो ये भी बॉन्ड आपका H2O है, H2O किसमें टूटा बबुआ, H2O टूटा H प्लस आयन और OH माइनस चार्ज। बॉन्ड यहां भी वही टूटेगा, आपके पास धातु है, धातु और आपके पास धातु के बीच का ये बॉन्ड अगर टूटता है तो आपके पास क्या मैग्नीशियम धातु पे प्लस आर, कार्बन पे माइनस चार्ज। H किसके पास जाएगा भैया, H आएगा कार्बन के पास और OH किसके पास आया, Mg के पास। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा बेंजीन। ठीक है, बिल्कुल ये बेंजीन बन चुकी है। और प्लस क्या बन गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ आपके पास X और X के साथ OH। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं भैया एरीन प्राप्त हो सकती है या फिर एल्केन प्राप्त हो सकती है। क्या होगा, ये कहलाएगा पास एल्केन, ठीक है, और ये हो गया पास क्या, एरीन कहलाती है ना बुआ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा आप लोग शुष्क ईथर का प्रयोग कीजिए और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बनकर के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, ठीक है, एलिफेटिक हैलाइड या फिर एरोमेटिक हैलाइड, वो क्या करेगा, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके बनाता क्या, एल्किल अथवा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, जो क्या होता है, अस्थायी है। लेकिन अगर हम लोग माध्यम में जल का प्रयोग करते हैं तो इसका जल अपघटन हो जाता है और जल अपघटन के फलस्वरूप भैया एल्केन अथवा एरीन प्राप्त होती है और साथ में आपके पास बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके पास हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है वो क्या था, मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये आपका 10 पॉइंट कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ भैया, 10 पॉइंट आपके पास क्या 1 और 2 यहाँ पे सॉल्व हुआ। ठीक है, 10.12 सॉल्व हुआ। अब इस समय बात करते हैं 10.1 और 3 की। ठीक है, 10.13 है क्या, नोट कीजिए तब तक आप लोग इसको। 10.13 में आपको दिया क्या जा रहा है, 10.13 में दिया गया फ्रेऑन है, फ्रेऑन 12 है, DDT है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है तथा आयोडोफॉर्म का उपयोग लिखना है। चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हो चुका होगा, आइए बात आ रही है आपके पास क्या, सबसे पहले दिया गया फ्रेऑन 12। ठीक है, कुछ चीजें हैं, ये 10 पॉइंट आपके पास 13 चलने वाला है, 10.13। इसमें एक चीज दी गई आपको फ्रेऑन, फ्रेऑन है और फ्रेऑन आप इसको 12 कहते हैं, बिल्कुल फ्रेऑन 12 है। फ्रेऑन 12 के साथ साथ आपको दिया जा रहा है DDT है, इसके ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखना है। दूसरा दिया गया आपके पास क्या, D और T। ठीक है, तीसरा आपको दिया जा रहा है क्या भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अर्थात आपका क्या तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और एक और चीज दी जा रही है आपके पास क्या, ये दिया गया चौथा चीज, चौथे में क्या कह रहा है भैया, ये आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म। इन सभी चीजों के ऊपर भैया क्या है, इनकी उपयोगिता आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया फ्रेऑन, फ्रेऑन 12 क्या है। फ्रेऑन आपके पास क्या, इसको हम लोग बेसिकली और क्या कहते हैं भैया, फ्रेऑन 12 अगर बात करें तो इसको सामान्यतः इस प्रकार से देखा जा सकता है, ये फ्रेऑन 12 है, क्या होता है C और F2Cl2 को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेऑन 12 कहते हैं। इसको हम लोग क्या और कह सकते हैं भैया, ये फ्रेऑन 12 कहलाता है ज्यादा मात्रा में। ये और क्या कहलाता है भैया, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही कहलाता है। ठीक है, फ्रेऑन 12 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये ध्यान ये रखना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां पर ज्यादातर प्रयोग में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है एक प्रकार का प्रशीतक होता है, इसका तापमान कम होने के कारण इसका उपयोग कहां पे भी है, ये प्रशीतक है, अर्थात क्या होगा, चीजों को ठंडा, वस्तुओं को ठंडा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः जो फ्रेऑन 12 होता है वो क्या होता है भैया, जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, जितने भी आपके फ्रीजर हैं, जो भी आपके पास AC वगैरह है, उसमें आपके पास क्या फ्रेऑन 12 गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रशीतक का कार्य करता है।
ठीक है, फ्रेऑन 12 है। अब जब फ्रेऑन 12 हो चुका तो ये फ्रेऑन 12, अब इसकी भी क्या डिसएडवांटेज, क्या भैया डिसएडवांटेज ये है कि भैया ये फ्रेऑन 12 होता है वो क्या करता है, वायुमंडल में आपके पास जो ओजोन परत है, ठीक है, वायुमंडल में आपके पास ओजोन जो परत है, ये फ्रेऑन 12 जो प्रशीतक के तरह उपयोग किया जा रहा है, इसके भी अत्यधिक उपयोग के कारण क्या हो रहा है, ये फ्रेऑन जो होता है गैस के रूप में ऊपर आती है और ओजोन परत के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। और जब ओजोन परत के साथ इसकी क्रिया होती है तो ओजोन लेयर लगातार क्या हो रही है, वो डिप्लीट हो रही है। ओजोन मतलब क्या, ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। और जब ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो ओजोन परत आपका एक सुरक्षात्मक आवरण है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो वनस्पतियां हैं या फिर जो जंतु हैं उन सभी चीजों के ऊपर परावैंगनिक प्रभाव, मतलब क्या, जो परावैंगनिक प्रकाश है उसके प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिनों तक फ्रेऑन का भी क्या ज्यादा अत्यधिक दोहन अगर किया जाएगा, फ्रेऑन का ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो ओजोन परत लगातार क्या होगी, वो डिप्लीट होती जाएगी और ओजोन मंडल में आपके पास क्या होगा, छेद हो जाएगा। छेद हो भी रहा कुछ जगहों पर, इसके ऊपर कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब छेद हो जाएगा तो परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आएंगी, जिससे मनुष्यों या फिर क्या अन्य जातियों में, मतलब क्या अन्य जंतुओं या फिर जीवों में क्या होगा भैया, उनके अंदर क्या कैंसर रोग हो सकता है या फिर कुछ आनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए फ्रेऑन के भैया उपयोग पर क्या हुआ, कुछ जगहों पर प्रतिबंध लग चुका हुआ है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक प्रशीतक होता है। प्रशीतक कहां पर प्रयोग है, तो प्रशीतक का प्रयोग आपके पास बेसिकली कहां पर होता है, रेफ्रिजरेटर में है। रेफ्रिजरेटर के साथ आपके पास एसी है, इन सभी जगहों पे इसका प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आ रहा है इसकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर देखें थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, हम लोग पढ़े क्या भैया, अगर हमारे पास है CCl अगर 4 है, इसकी अब क्रिया हम लोग अगर HF2 में आपके पास HF से कराते हैं तो ये क्या करेगा भाई, इन पे जैसे आपके पास क्या SB और F3 भी लेते हैं, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड पेंटाफ्लोराइड ले सकते हैं, क्या करेगा 2H 2Cl को हटा करके 2 फ्लोरीन यहाँ पे लगा देगा, बनेगा C और F2Cl2 और +2 मोल्स बन जाएगा आपके पास क्या HCl बनकर के इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये फ्रेऑन 12 आपके पास क्या है, बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका उपयोग भी हमने आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं इस तरह हम लोग क्या DDT पर, DD और T नहीं, DDT क्या है, देखिए DDT जो होता है अगर एनसीईआरटी में देखा है तो इसका दूसरा नाम आपके पास क्या हो सकता है भैया, इसमें लिखा गया है PP-, ठीक है, डाइक्लोरो और क्या है बबुआ हमारे, बिल्कुल बोले 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 डाइक्लोरो डाइफेनिल, बिल्कुल होगा डाइफेनिल है भैया, डाइफेनिल है। और क्या होता है, ट्राइक्लोरो, बिल्कुल ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो, बिल्कुल ट्राइक्लोरो, और उसके साथ साथ क्या होगी, एथेन कहलाती हुई है। ये होती है आपके पास क्या DDT का भैया फुल फॉर्म, DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, कहां पर हो भैया, PP-। थोड़ी सी बात करते हुए DDT की संरचना हो गई और DDT कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, क्लोरल क्या होता है भाई, CCl3 और CHO को हम लोग कहते हैं क्लोरल। ये है आपका क्लोरल है भाई, क्लोरल है नहीं, तो ये क्लोरल है तो इसकी क्रिया किसके साथ कराते भैया, बिल्कुल 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 क्लोरोबेंजीन के साथ, स्वाहा नहीं, बिल्कुल ये क्लोरोबेंजीन जो है इसमें आपके पास यहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोबेंजीन ये दिया गया है। और पैरा पे भी आपका हमने आपको बताया था जो भी क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का अगर हम लोग क्या क्लोरीनीकरण कराते हैं, ब्रोमीनीकरण कराते हैं, जो भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों में इसका जो पैरा उत्पाद होता है वो मुख्य उत्पाद है और ज्यादा स्थायी होता है। तो यहां पर भी आपके पास क्या, पैरा पर आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं, पैरा वाले यहां से इस तरह से क्या करें, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और ये क्रिया जो होती है प्रेजेंस ऑफ आपके पास क्या कंसंट्रेट और H2 और SO4 होता है, क्या करेगा ये H2O निर्जलीय कारक है तो माइनस निकल जाता है आपके पास क्या H2O, H2SO4 इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बनेगा आपके पास क्या, वो देखिए CCl3 और क्या भैया CH, CCl3CH, O तो निकल गई भैया H2O। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी ने, तो ये क्या हो गया भाई, ये यहां पर देखा जाए जो H2O निकल चुका है
तो बना आपके पास क्या CH के साथ क्या एक बार क्लोरोबेंजीन और दूसरी बार, तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे 2 क्लोरोबेंजीन जो है वो किससे लग गए भैया, इस CH के साथ एक क्लोरोबेंजीन आपको और मिलेगी, ये हो चुकी है 2 क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखिए क्या होता है, नाम कहां से पढ़ेंगे, तो नाम की जो बेसिकली है PP डैश, एक हो जाएगा आपके पास क्या, इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो ये पैरा पर है, और यहां से अगर देखा तो इसको हम लोग क्या, दूसरे को हम लोग P डैश कह रहे हैं, ये P डैश होगा और ये P होगा, तो P डैश डाई क्लोरो, 2 बार क्लोरीन है ना, 2 बार के लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग करते हैं, डाइक्लोरो। अगर एक हम इसको P कहते तो गड़बड़ हो जाता है, एक P और एक दूसरा P डैश, ठीक है, क्योंकि अगर P और P कहेंगे तो एक ही पैरा पर दोनों क्लोरीन आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए एक को हम लोग P कह रहे हैं और दूसरे को P डैश, तो क्या होगा P डैश डाई क्लोरो, डाई फेनिल आपके पास 2 बार फेनिल है तो डाई फेनिल कहेंगे, और ट्राई क्लोरो, देखो 3 बार क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो, और ये जो 2 कार्बन परमाणु है, ये दोनों कार्बन परमाणु आपको बता रहे हैं कि ये एथेन है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं क्या है, PP डैश डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो और एथेन। ठीक है, अब बात करते भैया इसका उपयोग कहाँ हुआ, तो ये देखिए उपयोग जो था भैया आपके पास क्या, स्विट्जरलैंड में बेसिकली आपके पास क्या, ये आपके पास 1873 में ये बनाया गया, 1873 में स्विट्जरलैंड में इसका क्या होगा, निर्माण किया गया। स्विट्जरलैंड में इसमें क्या कर दिया गया, 1873 में आपके पास क्या, DDT का निर्माण स्विट्जरलैंड में किया गया। ये एक बहुत ही अच्छा भी आपके पास क्या, कीटनाशक था। ठीक है, कीटनाशक, कीटों को मारना इनका भी मुख्य उद्देश्य था। हुआ क्या आपके पास, ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भैया मच्छरों के प्रकोप बढ़ जाने के कारण भैया क्या, भैया सैनिकों में या फिर लोगों में क्या हुआ, मलेरिया रोग होना चालू हो गया, या फिर आपके पास क्या भैया, जो ये जुएं हैं जो डेंगू रोग फैलाते हैं, इनके ऊपर भैया क्या प्रतिबंध लगाने के लिए, फिर क्या इनको मारने के लिए क्या किया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में DDT का प्रयोग उस समय चल रहा था, DDT का दौर था भैया। ठीक है, 1873 में 1873 में आपके पास क्या हो गया, ये जो DDT है इसका उत्पादन चालू कर दिया गया। बाद में इसका बहुत ज्यादा झमाझम उपयोग किया गया, कहां पे किया गया, जो दूसरी विश्व थे भैया उसमें सैनिकों को भैया जब मच्छर काटते थे, मलेरिया वगैरह हो जाता था, तो वो मच्छरों को मारने में इसका प्रयोग किया गया। और कुछ जगहों पर भैया क्या, जो डेंगू के वाहक आपके पास जुएं होते हैं उनको भी मारने में क्या होगा, DDT प्रयोग में आएगा। लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक था, जैसे ये क्या था, यह एक बायो नॉन डिग्रेडेबल, अर्थात यह जैव में अपघटित नहीं होता है। अपघटित ना होने का मतलब, जैसे अगर हम लोग देखें ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन मिट्टी में कितनी ही विधि में क्या डाल दिया जाए तो वो क्या होता है, अपघटित नहीं होता, सड़ता नहीं है। इसी प्रकार का ये रसायन था, ये भी क्या था भैया, मिट्टी में बहुत दिनों तक पड़े रहने के बाद भी क्या होता, नष्ट नहीं होता था। हुआ क्या, ये जल में तो भैया क्या एमिसिडी कुछ था, लेकिन क्या था भैया, वसा में विलेय था। तो हुआ क्या, जब भैया बरसात वगैरह होती थी तो वो क्या करता भैया, ये जो DDT था भैया जल के साथ भैया बहते 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 क्या होता भैया, जलाशयों तक आ गए। और जब जलाशयों तक आया तो जलाशय में रहने वाली जो भी आपके पास जीव थे, उन्होंने क्या कर दिया, उनके शरीर में ये DDT गया, और जब DDT उनके शरीर में गया तो उनके जो वसीय ऊतक थे, फैट टिश्यू या फिर क्या एडिपोज टिश्यू कह सकते हैं, एडिपोज टिश्यू में भैया क्या होगा, वैसे वसा है, ये वसा में विलेय था, तो वसीय ऊतक में ये जाकर के धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगे। तो जो जलीय जीव थे उनके शरीर में DDT की कुछ मात्रा जो है वो प्राप्त होने लगी। बाद में वो जो मनुष्य भैया क्या मछलियों को खाते थे या फिर क्या उन जलीय जीवों को खाते थे, तो ये DDT जो होता था वो स्थानांतरित होकर के भैया उनके भी शरीर में चला जाता था। तो क्या कर दिया गया भैया, DDT जो था वो जब उनके भी शरीर में जाता था तो ये मनुष्य में भैया क्या हानिकारक रोग उत्पन्न करना चालू कर दिया। तो अमेरिका ने क्या कर दिया भैया, 1973, बिल्कुल याद रखेंगे, 1973 में इसके भैया प्रोडक्शन पे क्या कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका US ने यह पास क्या कर दिया भैया, 1973 में इन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, क्योंकि यह पास कैसा था भैया, ये हानिकारक रसायन था जो वसा में विलय होने के साथ साथ मानव के खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गया, और जब खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गया तो ये बहुत सारे आपके पास रोग उत्पन्न करना चालू कर दिया, जिसके कारण इसके ऊपर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास क्या DDT।
और डीडीटी बनाने की विधि, और डीडीटी का भैया क्या उपयोग क्या था, और डीडीटी का भैया क्या था भैया, डीडीटी क्यों प्रतिबंधित हो गई, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ चुके हैं। अब बात आती है भैया क्या हम लोग बात करेंगे भैया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए बात आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो भैया बिल्कुल आसान तरीका भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर हम लोग देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है भाई, हटा रहा हूं इसको भाई, डीडीटी हो गई। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात करते हैं। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर देखा जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वही क्लोरीनिकल, भैया क्लोरीन के एक्सेस में इसका निर्माण किया जाता है। ये आपके पास क्या होता है भैया, ये CCl4 जो होता है आपके पास क्या विलायक के रूप में होता है भैया, अध्रुवीय विलायक है, ठीक है, कार्बनिक विलायक है। तो ज्यादातर जगहों पे भैया क्या CCl4 का प्रयोग जो है वो क्या विलायक के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं भैया ये CCl4 कैसे बना। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए भैया CH4 है, इसकी जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया होती है इन प्रेजेंस आपके पास क्या भैया सनलाइट, जब सनलाइट की उपस्थिति ये अपक्रिया होती है तो क्या होता भाई, ये बनता है आपके पास पहला CH3Cl और प्लस बनेगा HCl, फिर हमने बताया भैया आपके पास CH3 और Cl प्लस फिर Cl2 है, कंडीशन वही है, सूर्य का प्रकाश, बनेगा CH2Cl2 और प्लस बना आपके पास HCl। अब क्रिया और आगे चल रही है भैया, एक्सेस में क्लोरीन ली जा रही नहीं, तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन है प्लस Cl2 पुनः क्रिया, बनेगा पास क्या, बनने वाला कंपाउंड बना CH और Cl3 और प्लस बनेगा पास क्या HCl, ट्राइक्लोरोमेथेन। और ये ट्राइक्लोरोमेथेन जो होती है CHCl3 जो होती है पुनः क्लोरीन से जब क्रिया करती है तो बनाता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस बनता है पास HCl। ये क्या बनता है आपका भैया मेथिल हैलाइडों का या फिर मेथिल क्लोराइडों का क्या बनता है मिश्रण प्राप्त होता है। इनको क्या करते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं पृथक कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए आपके पास क्या है, ये जितने भी आपके पास कंपाउंड है बेसिकली वो क्या होते हैं भैया कार्बनिक विलायक के रूप में हम लोग क्या करते हैं इनका प्रयोग ज्यादातर करते हैं, ठीक है। ग्रीस हो गए, दाग धब्बे हो गए, इन सभी चीजों को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इनका प्रयोग करते हैं। अब अगली बात आती है भैया किसकी, आयोडोफॉर्म की। चलो मैं इसको हटा रहा हूं। आयोडोफॉर्म क्या हो गया भाई, आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म। हमने आपको बताया था भैया हेलोफॉर्मिक अपक्रिया होती नहीं, हेलोफॉर्म अपक्रिया कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या विरंजक चूर्ण से क्लोरोफॉर्म बनाने का जो विधि था ना, क्लोरोफॉर्म विरंजक चूर्ण से। आइए देख लेते हैं, फिर वहां पे हम लोग आयोडोफॉर्म भी पढ़ लेंगे, क्लोरोफॉर्म क्या है या फिर आयोडोफॉर्म। चलो आयोडोफॉर्म बना लेते, क्लोरोफॉर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो आयोडोफॉर्म अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमने दो विधियां बताई थी कि भैया आपके पास कौन हो, एथेनॉल हो या फिर कोई भी टू ऑल, एथेनॉल या कोई भी टू ऑल हो, और उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए भैया, भैया चाहे आपके पास क्या कीटोन हो, और कीटोन कैसा भैया, भैया मेथिल कीटोन होना चाहिए। ये मेथिल कीटोन क्या करते हैं भैया, वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, एथेनॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, और साथ में जितने भी भैया टू ऑल होते हैं वो भी क्या करते हैं भैया, भैया आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। आयोडोफॉर्म का निर्माण हम लोग बेसिकली यहां से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। जिससे मैंने आपको बताया भैया एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल CH3 CH2 है, और इसके साथ क्या है आपके पास OH है, ये आपके पास एथेनॉल है। इसकी अगर अपक्रिया हम लोग करवाते हैं आयोडीन के साथ I2, और क्षारक लिखते हैं भैया प्रबल क्षारक, ये NaOH का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, KOH का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, हमने आपको बताया था अगर एल्कोहल है तो इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता भाई 4:6। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान देना, हमको क्या ध्यान देना भैया, ध्यान देना है अगर कोई एल्कोहल है तो इसमें हमारे पास अनुपात जो होता है किसका भैया हैलाइड और क्या भैया क्षारक का जो अनुपात होता है वो कितना होता है 4:6 होता है। और क्या रखना भैया ध्यान, अगर ये मेथिल कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O, बाकी कोई भी हो, उसमें जो अनुपात होता है वो कितना होता है भैया 3:4। 3:4 क्या होगा 4 होगा ना। तो 3:4 में अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये मेथिल कीटोन है या फिर आपके पास क्या एल्कोहल होगा तो क्या लेंगे इसमें 4:6 अनुपात होगा ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें बनाने वाले हैं क्या।
तो ये क्या है आपके पास, एल्कोहल है, और एल्कोहल मैंने आपको अनुपात बताया क्या, 4:6, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, 4 मोल्स आपका I2 और 6 मोल्स आपका क्या होगा, NaOH होगा। हमने आपको बताया कि अगर हम लोग बनाना चाहते हैं आयोडोफॉर्म तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, जितना क्षारक लिए उससे एक कम क्या बनाइए, हैलाइड, संगत हैलाइड, सोडियम आयोडाइड। तो कितने हैं भैया यहाँ पे 6 सोडियम ले रहे हैं, तो 6 से एक कम क्या होगा, 5, 5 मोल क्या बना, Na और I, बिल्कुल सोडियम आयोडाइड। जितना सोडियम आयोडाइड बना है उतना ही आपका बनाइए जल भी बनाइए, प्लस बनेगा आपके पास क्या, बिल्कुल 5 मोल्स आपका बनेगा H2O। अब क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना हमारे पास बनेगा क्या, ये आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या होता है भाई, CH और I3, ये आयोडोफॉर्म बन चुका, ये चीजें बन चुकी। अब इसके बाद बचा क्या है आपके पास, आपको एक कार्बन और बची हुई मिलेगी, उस कार्बन का आप क्या लगाइए, सोडियम सॉल्ट, अर्थात सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम सॉल्ट। तो बनेगा आपके पास HCOO और Na, अर्थात सोडियम फॉर्मेट। क्लियर हो गया। तो ये किसका था भैया, ये एल्कोहल के साथ अगर क्रिया होती है तो एथेनॉल ये परीक्षण देता है, और एथेनॉल के साथ साथ क्या होता है भैया, तो ये ध्यान देना है आपको, इसको नोट भी कर लेना है, क्या अनुपात होना चाहिए एल्कोहल की कंडीशन में, और क्या होना चाहिए क्या, मेथिल कीटोन की कंडीशन में। आइए हम लोग मेथिल कीटोन से भी इसको बना करके देखते हैं। मेथिल कीटोन क्या हो गया भाई, वो हो गई CH3, C डबल बॉन्ड ऑफ O, और उसके साथ बाकी कोई भी हो, कोई भी होगा आपके पास क्या, अगर हम लोग प्रोपेनॉल ले लेते, चलिए प्रोपेनॉल लेते हैं। अगर प्रोपेनॉल है तो हमको क्या करना है, अनुपात हमने बता दिया क्या, बिल्कुल आयोडो 3:4। तो क्या होगा, 3 मोल्स बनेगा आपके पास क्या, I2 प्लस 4 मोल्स आपका NaOH, या फिर आप KOH भी ले सकते हैं। क्या बनेगा, हमने कहा भी क्या, जितना आपका क्षारक है उससे एक कम क्या बनाना है, हैलाइड। तो यहाँ पे भी क्या 6 था तो 6 से एक कम 5 है, यहाँ 4 है तो 4 से एक कम क्या होगा, बिल्कुल 3 मोल्स। तो 3 मोल्स बनेगा आपके पास क्या, NaI सोडियम आयोडाइड, और प्लस जितना ये बने उतना ही जल, तो 3 मोल्स आपके पास क्या, H2O भी। क्लियर है भाई, 3 मोल्स ऑफ NaI और 3 मोल्स हमारे पास क्या बन रहा है, जल बन रहा है। आगे क्या बचा भाई, इसके लिए देखते हैं। तो प्लस बचा हमारे पास क्या, प्लस बचा है, कितने कार्बन है भैया, एक कार्बन तो भैया खर्च हो जाएगा किसमें भैया, आयोडोफॉर्म में, CH और I3 आयोडोफॉर्म खर्च होगा। बाकी जो 2 कार्बन बचेंगे वो 2 कार्बन का सोडियम सॉल्ट बनाइए, नहीं तो 2 कार्बन का सोडियम सॉल्ट क्या हो गया, वो हो गया CH3 COONA, नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आयोडोफॉर्म बनाने की जो विधियां हैं ये बता दी गई। अब देखिए क्या होता है, आयोडोफॉर्म अगर देखा है तो बेसिकली ये एक प्रकार का पूर्तिरोधी है। पूर्तिरोधी मतलब होता है ये अगर कहीं पे आपका कट जाता है या फिर घाव लग जाता है तो उस घाव पे आयोडीन टिंचर के रूप में भी इसके विलयन का प्रयोग किया, मतलब क्या, इसका जो होता है दवा जो होती है आयोडीन टिंचर के रूप में प्रयोग में आती है। कुछ दवाएं जैसे बीटाडीन है, सिफ्लाडीन है, इन सभी चीजों में भी आयोडीन टिंचर ही होता है जो क्या करता है, एक पूर्तिरोधी का कार्य करता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसमें आपके पास क्या भैया, ये भैया दवाओं के रूप में भी आयोडीन टिंचर या फिर क्या आयोडीन का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आयोडीन आपके पास क्या, इसका जो गुण होता है वो आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं, इसके द्वारा मुक्त होने वाली जो आयोडीन होती है इसके कारण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, आयोडोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का उपयोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में पुनः पढ़ेंगे। जो भी आपके पास आ रहा है क्या हो चुका, 10.13 हो चुकी है, 10.14 के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू।